हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी को एज पर सेक्शन 17, राइट। हमने सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन डिस्कस कर लिया है, साथ ही में सैलरी का रिडक्शन सेक्शन जो कि सेक्शन 16 था वो भी डिस्कस कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं जो कि है सेक्शन 17, क्योंकि पूरी ग्रॉस सैलरी की जो कैलकुलेशन होती है, जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, वो इसी सेक्शन के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे वो सारी प्रोविजंस आपको मिलने वाले हैं जिनके बेसिस पे आप सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सेक्शन 17 के अंदर हमें कितने सबसेक्शंस हैं जिनको रीड आउट करना है और उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, मतलब ये पूरी ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट होकर आएगी और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो हम यहाँ समझेंगे। तो जब सेक्शन 17 की बात करते हैं तो 3 सबसेक्शन के साथ आता है। एक हमारा आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 जो कि सैलरी की मीनिंग को डिफाइन करता है, जो सैलरी की डेफिनेशन देता है। दूसरा होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 जो हमें परक्यूजर्स के बारे में बताएगा कि परक्यूजर्स क्या होते हैं, कैसे उनकी कैलकुलेशन की जाएगी, कितना अमाउंट में मतलब कितना अमाउंट का कैलकुलेट किया जाएगा, कितनी इनकम मानी जाएगी, कैसे होगा, वो सारी बातें हमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में परक्यूजर के रिगार्डिंग पता चल जाएंगी। और थर्ड हमारा आता है सबसेक्शन 3, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 जो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी को डिस्कस करता है कि क्या क्या मतलब किस तरह की इनकम को जो सैलरी के अलावा आपको मिल रही है पर वो भी क्या कही जाएंगी, सैलरी की तरह कैलकुलेट की जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग सेक्शन की जो कि हमारा है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। तो ये डिफाइंड सेक्शन है, मतलब यहाँ पे सैलरी को डिफाइन किया गया है और ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, राइट। इसमें मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी दोनों तरह के पेमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। अब मॉनेटरी पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी बेसिक सैलरी मिल गई, आपको कमीशन मिल रहा, आपको बोनस मिल रहा है, अलाउंस मिल रही है, फीस मिल रहा है, इस तरह की जो कुछ भी है उसको मॉनेटरी पेमेंट कहते हैं। वहीं पे जैसे आपको कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो हाउसिंग एकोमोडेशन हो या सर्वेंट का एकोमोडेशन हो, जैसे सेफ वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्वेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, गार्डनर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कोई भी एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, कोई मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जा रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, इस तरह की पेमेंट को हम नॉन मॉनेटरी कहते हैं। तो ये क्या कहता है सेक्शन 17 जब सैलरी को डिफाइन करता है तो वो हर तरह की पेमेंट जो भी एक एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को पे की जा रही होगी उन सब को इंक्लूड करके आता है, राइट। अब देखते हैं कि इस डेफिनेशन में कहा क्या गया है। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में सैलरी को डिफाइन करते वक्त क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, किनको किनको बोला गया कि अगर ये सब चीज़ें आपको मिलती है ना तो यही हम कहेंगे कि आप सैलरी पा रहे हो, राइट। सबसे पहला है उसमें वेजेस। तो अगर कोई है ऐसा कि कहता है कि मुझे सैलरी नहीं, मुझे तो वेजेस मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या उसकी इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी? नहीं, अगर आप वेज पा रहे हैं ना तो वो वेजेस भी क्या होंगे, सैलरी ही ट्रीट किए जाएंगे। तो वेजेस हो गए, या किसी को एनुटी या पेंशन रिसीव होती है तो आपकी जो भी एनुटी है, जो भी पेंशन है, वो सब सैलरी में इंक्लूड की जाएगी, वो सब मिलके सैलरी बनेगी, राइट। इसी तरह कोई फीस मिल रहा है, कोई कमीशन मिल रहा है, कोई परक्यूजिट्स मिल रहा है, कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिल रही है, मतलब सैलरी या वेजेस के अलावा आपको ये सब चीज़ें एडिशनली मिल रही हैं, तो उसको भी ये क्या मानेंगे, सैलरी मानेंगे। और आपके जब इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सब ऐड ऑन हो जाएगी। ये जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है ना, इसका मतलब जब आप सैलरी की इनकम कैलकुलेट करेंगे ना तो इन सब चीज़ों को आपको ऐड ऑन करना है ना। ये सब चीज़ें मिल के ही टोटल सैलरी तैयार होंगी कि भाई इतनी इनकम आपको मिली है एज अ सैलरी, राइट। ये सैलरी वर्ड हो गया। ये नहीं कि हमें एम्प्लॉयर से हर महीने 1 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं या 50,000 रुपये रिसीव हो रहे तो बस वही सैलरी है, नहीं, यही वो बता रहे हैं कि क्या क्या सैलरी कही जाएगी, ठीक। इसके अलावा बोला गया कोई एडवांस में आपको सैलरी रिसीव हुई है वो भी सैलरी में ऐड ऑन होगी, वो भी सैलरी की डेफिनेशन बनती है। इसके अलावा क्या क्या कहा गया कि अगर कोई पेमेंट एम्प्लॉय को रिसीव हो रही है और वो पेमेंट इसलिए रिसीव हो रही है क्योंकि वो जो एम्प्लॉय था उसने अपनी छुट्टियां नहीं ली हैं, है ना, मतलब उसने लीव को अवेल नहीं किया एसएससी ने और उसको उसके बदले कोई पेमेंट रिसीव हो गई, जिसको हम बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। आपके लीव को इन कैश करा दिया गया है ना, इसकी भी कैलकुलेशन होती है। तो लीव इनकैशमेंट को भी क्या बोला जाएगा, सैलरी बोला जाएगा, ठीक है, वो भी सैलरी हेड में आएगी। अब बात करते हैं दूसरी, और क्या क्या है, एक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड अगर आपको रिसीव हो रहा तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी आपका सैलरी कहलाएगा। प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग 2 चीज़ें बताई गई। पहला बोला गया कि द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रीशन इन एनी प्रीवियस ईयर, कि आपके पिछले साल में या किसी साल में आपको जो एनुअल एक्रीशन का पोर्शन है टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल, वो भी क्या मानी जाएगी, सैलरी मानी जाएगी। अब इसको मैं ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन का टर्म है, लॉ में एज इट इज़ है तो हम वो लिख रहे हैं, पर आपको समझाती हूँ कि ये चीज़ है क्या।
पहली बात तो एनुअल एक्रीशन का मतलब समझ लीजिए कि एनुअल एक्रीशन का मतलब क्या होता है। अब देखिए प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉयज़ जब जॉब करते हैं तो उनको पीएफ मिलता है। पीएफ टर्म बहुत सुने होंगे ना। तो जो आरपीएफ होता है रिकॉग्नाइज, इसमें बहुत तरह से होते हैं ना, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इसी तरह जो आरपीएफ होता है, तो अगर आरपीएफ का जो भी अमाउंट है, आपके प्रोविडेंट फंड में जो भी अमाउंट है, अगर वो अमाउंट का आपके पीएफ के अमाउंट का कोई इंक्रीज़ होता है, आपके पीएफ के अमाउंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। अब वो क्यों इंक्रीज़ करेगा? वो इंक्रीज़ करेगा जब उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर उसमें कुछ पेमेंट कर दे, या उस जो भी पीएफ का अमाउंट था उस पर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। तो इसकी वजह से आपका जो अमाउंट है, पीएफ में जो अमाउंट है, जो बैलेंस है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। उसी को कहते हैं एनुअल एक्रिएशन, ठीक है। एनुअल एक्रिएशन का मतलब बैलेंस, जो पीएफ का बैलेंस है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है, वो इंक्रीज कर रहा है सिंपली। और वो इंक्रीज कर रहा है किस वजह से? या तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और या फिर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, दोनों या दोनों में से कोई भी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, उसे आपको इनकम मानना है, ये बात बोली गई। इसी तरह अगर इंटरेस्ट 9.5% से एक्सीड आपको मिल रहा है तो वो क्या है? वो इनकम मानी जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं। और ये आप मतलब अगर आपने सैलरी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12% से एक्सीड किया और उसकी वजह से आपका पीएफ का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, या 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपको पीएफ पे रिसीव हो गया और उसकी वजह से आपका बैलेंस इंक्रीज किया है, तो वो जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो सब सैलरी मानी जाएगी, एज अ इनकम ट्रीट की जाएगी, सैलरी इनकम। क्लियर है? यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। और क्या पीएफ के रिगार्डिंग बोला गया? ट्रांसफर्ड बैलेंस इन अ आरपीएफ टू द एक्सटेंट इट इज़ टैक्सेबल, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए अब होता क्या है, इसको समझिएगा कि अगर कोई एम्प्लॉय जैसे कहीं पे जॉब कर रहा था और वहाँ पे उसका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रिएट था, ठीक है। अब बाद में या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड था, ठीक है। अब ये आरपीएफ क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये सब ना जब हम पीएफ पढ़ाएंगे, प्रोविडेंट फंड बताएंगे, उसके प्रोविजन समझाएंगे, वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे, सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि सबके रूल्स अलग अलग हैं, ठीक है। पर अभी यहाँ पे सिंपली समझिए कि बोला गया कि अगर कोई एम्प्लॉई किसी ऐसी जगह पे वर्क कर रहा है जहाँ पे उसका जो बैलेंस है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है, ठीक है, उसके नाम से जो पीएफ खुला है वो अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ है या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, ठीक है। और अब उसका जो वो है, अब नई जगह जॉब करता है, अब जब जहाँ नई जगह जॉब कर रहा है तो वहाँ पे आरपीएफ अकाउंट है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड खुला हुआ है। तो अब क्या होगा? जो पुराना पैसा था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पीएफ में, जो पुराना पैसा पड़ा था, वो पैसा क्या होगा? वो पैसा ट्रांसफ़र होगा इस नए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, ठीक है। यही बोला जा रहा है ट्रांसफर्ड बैलेंस, ठीक है। तो यूआरपीएफ से या सुपर एनुएशन फंड से अगर एम्प्लॉय का फंड ट्रांसफ़र हो रहा है रिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ के अंदर, तो जो भी अमाउंट है, जो भी क्रेडिट किया गया है, ठीक है, एम्प्लॉय के थ्रू ट्रांसफर फंड में, वो क्या हो जाएगा? वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया? एक चीज़ और बोली गई, मतलब आपकी डेफिनेशन में ये लास्ट थी। वो क्या बोला गया आपको? बोला गया कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉई अंडर अ नोटिफाइड पेंशन स्कीम रिफर टू सेक्शन 80CC(D). तो कोई भी कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के अकाउंट में कर रहा है और वो मेंशन्ड है कहाँ पे? सेक्शन 80CC(D) के अंदर, वो पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, तो वो भी आपकी सैलरी इनकम बन जाएगी। अब ये चीज़ क्या है ये भी समझ लीजिए। 80CC(D) आपको डील करता है एनपीएस के रिगार्डिंग। एनपीएस आपने सुना होगा ना, नोटिफाइड पेंशन स्कीम जो नई लॉन्च की गई थी, एनपीएस। तो वहाँ पे बोला गया कि अगर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या कोई और एम्प्लॉई 80CC(D) मतलब एनपीएस में अपना एनपीएस में फंड ट्रांसफ़र होगा ना, एम्प्लॉयर करेगा, एम्प्लॉई करते हैं, तो एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉई के अकाउंट में, वो क्या होगा? वो आपका इनकम ट्रीट की जाएगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन क्या पूरी नहीं होगी। तो उसकी लिमिट भी दे दी गई है कि भाई अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है तो 14% से अगर एक्सेस उन्होंने ट्रांसफ़र किया है तो वो तो इनकम मान लिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई अदर एम्प्लॉयर है और उसने 10% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय के अकाउंट में रिगार्डिंग एनपीएस, तो वो क्या माना जाएगा? वो आपका ट्रीट किया जाएगा इनकम। यही बात यहाँ पे बोली गई। तो टोटल इतनी ही डेफिनेशन दी गई है सैलरी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर हम देखिए तो क्या क्या हो गया? एक तो इधर ही हो गया पीएफ का अमाउंट, है ना। पीएफ में अगर आरपीएफ में जो भी
12.5 मतलब 12% या 9.5% से ज़्यादा जो भी है वो उस पर वो टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम माना जाएगा। इसी तरह एम्प्लॉयर का एनपीएस में अगर 14% या 10% से एक्सेस कंट्रीब्यूट किया गया एम्प्लॉयर के थ्रू तो वो भी क्या माना जाएगा, इनकम। ये 2 बातें यहाँ पे बता दी गई, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल दिया गया सैलरी का मतलब, भाई वेजेस हो गया, पेंशन हो गया, एनुटी या कोई कमीशन, परक्यूजेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी, एडवांस सैलरी का हो रहा है, लीव इनकैशमेंट हो गया, ये सब सैलरी हो गया। बस टोटल यही डिफिनेशन है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के हिसाब से सैलरी का मतलब क्या है, डिफिनेशन क्या है सैलरी की। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।